नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहली न्यूज है भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश का पहला सीएनजी से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि डीजल के बजाय सीएनजी ट्रैक्टर के इस्तेमाल से किसान सालाना 1 लाख रुपए बचा सकेंगे। सीएनजी ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होगा। सेकेंड पॉइंट, इस ट्रैक्टर का ईंधन भी न केवल आर्थिक रूप से बचत करेगा बल्कि पर्यावरण को बचाने में भी मदद करेगा। सरकार का कहना है कि फसलों के वेस्ट यानी अवशेष को किसान जलाता था, अब उसे बेचकर वह अपनी आमदनी बढ़ा सकेगा। इस तरह सीएनजी ट्रैक्टर कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है अर्जुन टैंक मार्क 1A। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको इसका नाम याद रखना है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसे सेना को सौंप दिया है। सेकंड, सेना को अर्जुन टैंक सौंपने के साथ ही देश ने आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया है। थर्ड, ये टैंक भारत में ही डिजाइन हुए हैं और बनाए गए हैं, यानी ये पूर्ण रूप से स्वदेशी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास इकाई ने अर्जुन टैंक मार्क 1A को बनाया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला अगला है जगन्नाथ मंदिर खबरों में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के लिए राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण यानी नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी अर्थात एनएमए द्वारा जारी की गई विरासत उपविधि को वापस ले लिया है, जिससे ये न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट है उनको जान लेते हैं। पहला, इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड, इस मंदिर को सफेद पैगोडा भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण नाम है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है किस मंदिर को सफेद पैगोडा कहा जाता है। और ये 4 धाम तीर्थ यात्रा यानी बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी, रामेश्वरम का एक हिस्सा है। थर्ड, ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत बर्मन चूडगंगदेव द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है इनका नाम। फोर्थ, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है इसका मंत्रालय। तो ये जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है विश्व खाद्य सुरक्षा समिति यानी सीएफएस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति यानी सीएफएस अर्थात कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी की स्थापना संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में उत्पादन तथा भौतिक और आर्थिक पहुंच सहित विश्व खाद्य सुरक्षा से संबंधित नीतियों की समीक्षा और उन पर आगे की कार्रवाई करने हेतु एक मंच प्रदान करने हेतु वर्ष 1974 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में की गई थी। सेकंड, ये सभी हितधारकों की खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने हेतु एक साथ काम करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और अंतर सरकारी मंच है। थर्ड, ये समिति आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र महासभा को और खाद्य एवं कृषि संगठन यानी एफएओ को सम्मेलन को रिपोर्ट करती है। फोर्थ, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति को खाद्य और कृषि संगठन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया जाता है। फिफ्थ, विश्व खाद्य सुरक्षा समिति द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के रोम स्थित मुख्यालय में प्रत्येक वर्ष
अक्टूबर माह में एक वार्षिक सत्र का आयोजन किया जाता है। तो ये विश्व खाद्य सुरक्षा समिति से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। हाल ही में जल्द ही मध्य प्रदेश के भिंड, ये आपको ये लोकेशन याद रखनी है, में स्थित पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के इस संग्रहालय में कई अनोखी वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें फूलन देवी और निर्भय गुज्जर आदि से संबंधित वस्तुएं शामिल होंगी। आपको एक बात याद रखनी है, ये जो संग्रहालय है इसका उद्देश्य डाकुओं की प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि जो जनता है उसको अपराधों के बारे में जागरूक करना है। यानी बाकी जो समाज के लोग हैं वो आने वाले समय में अपराध ना करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये राज्य भी याद रखना है, कहाँ स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है छत्तीसगढ़ की चिराग परियोजना खबरों में। ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना है, आपको याद रखनी है, और राज्य भी। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ में स्थायी उत्पादन प्रणाली विकसित करने के लिए 10 करोड़ डॉलर की ऋण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, भागीदार भी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक और छत्तीसगढ़ सरकार, और तीसरा भारत सरकार यानी केंद्र सरकार। सेकंड, ये राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को पूरे वर्ष विविध एवं पौष्टिक खाद्य का उत्पादन करने की अनुमति देगा, यानी ये जो समझौता हुआ है। थर्ड, इस समझौते के तहत छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास परियोजना यानी चिराग को राज्य के दक्षिणी आदिवासी बहुल उस क्षेत्र में जल्द से जल्द लागू किया जाएगा जहां एक बड़ी आबादी कुपोषण और गरीबी से प्रभावित है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो परियोजना है यानी चिराग, वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। और किस लिए है ये भी आपको याद रखना है, पोषण और खाद्य उत्पादन के लिए। तो अच्छे से आपको ये बात याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है मांडू महोत्सव 2021 खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का शुरुआत की गई है या आयोजन किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये राज्य भी याद रखना है, कहाँ, मध्य प्रदेश में। सेकंड पॉइंट, इस महोत्सव में वोकल फॉर लोकल के विचार को साकार करने के लिए स्थानीय हस्त निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। थर्ड, इसका आयोजन मध्य प्रदेश सरकार और राज्य पर्यटन बोर्ड द्वारा संयुक्त तौर पर किया जा रहा है। फोर्थ, महोत्सव में मध्य प्रदेश की प्राचीन कला और शिल्प का प्रदर्शन होगा। फिफ्थ, मांडू पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के धार जिले में स्थित प्राचीन शहर है। सिक्स, इस ऐतिहासिक शहर को परमार राजवंश के राजा भोज द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये राजा आपको याद रखना है जिसने इसकी स्थापना की थी, यानी परमार राजवंश का राजा भोज। तो ये मांडू महोत्सव 2021 के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है विज्ञान ज्योति कार्यक्रम खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेने और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी की एक नई पहल है, जिसके तहत एसटीएम यानी स्टेम, इसकी फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, में अपना करियर बनाने के लिए मेधावी लड़कियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। सेकंड, ये कार्यक्रम स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व की समस्या का समाधान करना है। थर्ड, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों में छात्र अभिभावक परामर्श, प्रयोगशालाओं और ज्ञान केंद्रों का दौरा, पार्टनर रोल मॉडल इंटरेक्शन, विज्ञान शिविर, शैक्षणिक सहायता कक्षाएं, संसाधन सामग्री वितरण और टिंकरिंग गतिविधियां शामिल हैं। तो ये विज्ञान ज्योति कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, थोल पवाकाथू खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में।
पहला पॉइंट, इसे छाया कठपुतली, निजलकतु, ओलकतु भी कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम है, आपको याद रखने हैं। सेकंड, ये केरल की एक पारंपरिक मंदिर कला है जिसका उद्गम पलक्कड़ और पड़ोसी क्षेत्रों में हुआ था। तो ये राज्य आपको याद रखना है, कहाँ की है, केरल राज्य की, महत्वपूर्ण है। थर्ड, इस कला में पलक्कड़ के भद्राकली मंदिरों में रामायण की कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। फोर्थ, इसमें एजूपारा, चेंडा और मद्दालम आदि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। फिफ्थ, इस कला रूप में महारत हासिल करने के लिए कलाकारों को कई वर्षों के कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। सिक्स, इस कठपुतली का मंचन मंदिर परिसर में कुथु मदम नामक एक विशेष मंच पर होता है। तो ये थोल पावा कथू के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है कलारीपयट्टू खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये एक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईसवी के दौरान एक युद्ध शैली के रूप में हुई थी। तो ये राज्य याद रखना है आप, केरल। सेकंड, कलारी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है जिसमें ये युद्ध के मैदान और मुठभेड़ क्षेत्र दोनों को व्यक्त करता है। थर्ड, इसके लिए अब तक ज्ञात सबसे पुरानी युद्ध प्रणाली में से एक माना जाता है। फोर्थ, कलारीपयट्टू तकनीकों में कदमों यानी चुबातु और मुद्राओं यानी वांडवी का संयोजन होता है। चुबातु का शाब्दिक अर्थ होता है कदम अर्थात मार्शल आर्ट का मूल चरण, और वाडव्यू का शाब्दिक अर्थ होता है आसन या मुद्रा। फिफ्थ, ये कलारीपयट्टू प्रशिक्षण की मूल विशेषताएं होती हैं। इन मुद्राओं का नामकरण जानवरों के नाम पर होता है और ये आमतौर पर संख्या में 8 होती हैं। तो ये कलारीपयट्टू के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर खबरों में। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा है, जिस प्रकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का एक भाग है, उसी प्रकार शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भी उसी मूल संरचना का एक भाग है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शासन और कानून निर्माण का कार्य विधायिका के निर्वाचित सदस्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जिससे यह सिद्धांत न्यूज में था। अब हम लोग इस सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत शासन के एक मॉडल को संदर्भित करता है जिसमें कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियां किसी एक निकाय में केंद्रित नहीं होती हैं बल्कि विभिन्न शाखाओं में विभाजित होती हैं। सेकंड, ये भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक भाग है किंतु इसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला है संविधान में शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित प्रावधान। तो ये हम लोग जानते हैं। पहला है अनुच्छेद 50 राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। इसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। तो ये आर्टिकल 50 आपको याद रखना है। इसमें क्या कहा गया है, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा जिसका उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सेकंड, अनुच्छेद 122 और अनुच्छेद 212 इनके बारे में हम लोग जानते हैं। संसद एवं विधानसभाओं की किसी कार्रवाई की विधि मान्यता की प्रक्रिया को किसी अविकथित अनियमितता के आधार पर प्रसंगत नहीं किया जाएगा। साथ ही इन अनुच्छेदों के तहत सांसदों विधायकों के लिए अभिव्यक्ति के संदर्भ में कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं और सदन के पटल पर कहीं भी कोई भी बात उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जा सकती। तो ये आपको याद रखना है किसके बारे में, 122 है संसद के बारे में और 212 विधानसभाओं के बारे में यानी विधानमंडलों के बारे में। अगला थर्ड, संविधान के अनुच्छेद 121 और 211 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय यानी 121 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और 211 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण पर संसद और राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। फोर्थ, अनुच्छेद 53 और 154 में प्रावधान है कि संघ
और राज्य की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल में नियत होगी और इनके लिए नागरिक और आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिफ्थ, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 कहता है राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन और उसके तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। तो ये शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से संबंधित जो भी हमारे संविधान में प्रावधान है उनसे जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आज के सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था हाल ही में खबरों में रहे शब्द वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंट का इनका संबंध किससे है। तो आपको बताना था ए ऑप्शन संयुक्त सैन्य अभ्यास, बी एक क्षुद्र ग्रह, सी आकाशगंगा, डी क्रूड ऑयल या कच्चे तेल से। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी कच्चे तेल से। अगला सवाल है आज का सवाल नंबर 1। हाल ही में खबरों में रहा जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश में, बी हरियाणा में, सी उत्तर प्रदेश में, डी उड़ीसा में। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी उड़ीसा में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक भाग है और इसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। सेकंड, अनुच्छेद 50 राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। यानी अनुच्छेद 50 ऐसा प्रावधान करता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यह बताना है। ए ऑप्शन केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन यानी पहला वाला जो कथन है वो गलत है, सेकंड वाला सत्य है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो शक्तियों का पृथक्करण सिद्धांत है इसका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है बल्कि ये मूल संरचना का तो भाग है, तो इसलिए पहला वाला कथन गलत है। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है हाल ही में डाकुओं पर एक अनूठा संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश ने, बी हरियाणा ने, सी उत्तर प्रदेश ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।